तो व्यवस्था तंत्र के प्रकार की बात करें तो उसका मुख्य रूप से दो प्रकार होता है। एक होता है औपचारिक व्यवस्था तंत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। औपचारिक को क्या बोल सकते हैं, मतलब इंग्लिश में बोले तो फॉर्मल बोलते हैं, और अनौपचारिक को इनफॉर्मल बोलते हैं। इसको गुजराती में वैदिक बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवैदिक। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है पहले वो समझना जरूरी है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र जो है और अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र की बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि आप घर में और मित्रों के साथ जिस हिसाब से बातचीत करते हो, घर में और मित्रों के सामने जो कपड़े पहनते हो, हाँ, वही कपड़े या वही बातचीत आपके स्कूल में उसी टाइप के कपड़े आपके स्कूल में पहन सकते हो। उसी टाइप की बातचीत क्या स्कूल के अंदर कर सकते हो? उसी टाइप का मतलब रहने का ढंग तरीका, मतलब जैसे हम घर में बैठते हैं उसी टाइप का, जो जैसे हम गार्डन में बैठते हैं उसी टाइप का स्कूल के अंदर बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते, है ना। तो जो हम घर में बैठते हैं, गार्डन में बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, जो हम घर में बातचीत करते हैं, गार्डन में बातचीत करते हैं, दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करते हैं, जिस हिसाब से वहाँ पे बोलते हैं, जिस हिसाब से हमारा वहाँ पर तरीका होता है, वो सब चीज़ क्या है? अनौपचारिक है, इनफॉर्मल है, अवैदिक है ना। लेकिन जिस हिसाब से हम स्कूल में बैठते हैं, स्कूल के टीचर सर के साथ बातचीत करते हैं, वहाँ पे हम बैठने का जो ढंग होता है, वहाँ पे बातचीत करने का जो तरीका होता है, वहाँ पे कपड़े पहनने का जो सिस्टम होता है, अगर इसीलिए आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है कि वहाँ पे औपचारिक ढंग से ही रहना है ना। उसको औपचारिक मतलब फॉर्मल मतलब वैदिक बोलते हैं। इसी प्रकार से जब आप नौकरी करते हो, कर्मचारी बनते हो, तो वहाँ पे भी कौन सा सिस्टम होता है? औपचारिक या अनौपचारिक? नौकरी पे जाओगे तो इन फ्यूचर औपचारिक होगा कि अनौपचारिक? फॉर्मल होगा ना। वहाँ पे कपड़े भी फॉर्मल पहनना होगा, वहाँ पे आपको अच्छे से व्यवस्थित बात करना पड़ेगा, सोच समझ के बातचीत करना पड़ेगा। दोस्तों के साथ जैसे बातचीत करोगे वैसे वहाँ पे नहीं चलेगा, है ना। तो वो होता है औपचारिक, शब्दों को समझा रहा हूँ यहाँ पे मैं, है ना। और अनौपचारिक क्या होता है? वहाँ पे आपको वो ऑटोमेटिक होता है, वो ऑटोमेटिक हम जो भी मन में आता है बोलते रहते हो, जो भी कपड़े पहनते हैं, कैसे भी बैठ जाते हैं, कैसे भी हम किसी से भी कोई भी टाइप की बात कर सकते हैं। लेकिन औपचारिक में ऐसा नहीं है। औपचारिक में सिस्टमेटिक होता है पूरा, औपचारिक में पूरा नियमानुसार होता है, उसी हिसाब से बात होती है, उसी हिसाब से मतलब कोई मतलब जिम्मेदारी होती है, इसी हिसाब से आपके पावर्स होती है। अनौपचारिक में कोई पावर्स नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ मगजमारी नहीं, हाँ, फिर भी आप अपने हिसाब से कुछ देश के नागरिक की तरह कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आप बोलोगे कि भाई संविधान में लिखा है कि हम कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा प्राइवेट नौकरी पे नहीं चलता है। वहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि संविधान में लिखा है कि हम कुछ भी बोलने के लिए, तो वहाँ तो क्या आप अपनी ऑफिस में गाली बोलोगे? हाँ, तो इसी तरह इसको बोलते हैं औपचारिक और अनौपचारिक, है ना। तो इसी तरह व्यवस्था तंत्र के भी दो तरीके हैं, दो प्रकार बोल सकते हैं। एक होता है औपचारिक, जो कि हमारे संस्था के अंदर या फिर इकाई के अंदर होता है। दूसरा होता है अनौपचारिक, जो इकाई के बाहर होता है। ठीक है, ये औपचारिक व्यवस्था तंत्र जो है वो कौन बनाता है? कंपनी के अंदर बनता है ना। लेकिन अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र है वो ऑटोमेटिक बनता है, वो कोई बनाता नहीं है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र के कुछ प्रकार है। जैसे कि सबसे आसान और सरल जो है
हाँ, रैखिक व्यवस्था तंत्र। जो दूसरा है कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र। रैखिक और कार्यानुसार का दोनों की मर्यादाओं को दूर करने के लिए एक समूह व्यवस्था तंत्र होता है, जो रैखिक और कार्यानुसार दोनों की मतलब मर्यादाओं को दूर करता है। और कभी कभी कुछ जगह पे अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए ये उसमें भी रैखिक और कार्यानुसार के कुछ मर्यादाओं को दूर करने के लिए श्रेणिक व्यवस्था तंत्र बनता है ना। तो ये रैखिक व्यवस्था तंत्र संचालन के कुछ सिद्धांत का पालन करते हैं, कुछ सिद्धांत का पालन नहीं होता है। वहाँ पे कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में संचालन के कुछ सिद्धांत का पालन होता है, कुछ सिद्धांत का पालन नहीं होता है। इसीलिए समूह व्यवस्था तंत्र और श्रेणिक व्यवस्था तंत्र में उन मर्यादाओं की दूर करने की कोशिश की गई है, तो वो हम धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है। देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं फॉर्मल मतलब औपचारिक व्यवस्था तंत्र। उसका अर्थ क्या होता है? जैसे मैंने बताया कि आप जो काम घर पे, जिस हिसाब से आप घर पे रहते हो, जिस हिसाब से घर पे बातचीत करते हो, जिस हिसाब से घर पे कपड़े पहनते हो, जिस हिसाब से आप दोस्तों के साथ करते हो, है ना, वो सब क्या होता है? अनौपचारिक होता है। लेकिन जब आप स्कूल में बैठते हो, स्कूल में बातें करते हो, स्कूल में शिक्षकों के साथ बातचीत करते हो, है ना, वहाँ पे जो आप जिस हिसाब से आप कपड़े पहनते हो, तो वो क्या होता है? औपचारिक व्यवस्था तंत्र होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे थोड़ा अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम नौकरी पे जाएंगे तो हमें यह औपचारिक व्यवस्था तंत्र का अर्थ समझना जरूरी है। इकाई के संचालकों द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों का जो विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है, उसे औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक दिया है? किसके द्वारा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनता है? ये फॉर्मल किसके द्वारा बनता है? इकाई के संचालकों के द्वारा बनता है ना। किसके लिए बनता है? किसके लिए बनता है? निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बनता है ना। वाई व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों का जो विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है। यहाँ पे औपचारिक व्यवस्था तंत्र क्या है? एक ढांचा है। क्या है? एक ढांचा। और वो ढांचा कैसा है? विधिवत है। ऐसा नहीं कि उसके बिना कोई मेथड से वो ढांचा तैयार कर दिया। एक विधिवत मेथड के हिसाब से सोच समझ के किया गया ढांचा, मतलब विधिवत ढांचा है। लेकिन ये ढांचा क्या बताता है हमको? ये ढांचा संबंधों को बताता है। ये ढांचा किसका है? संबंधों का है ना। किसके संबंध के बीच में? किसके बीच के संबंध के बारे में? किसके मध्य संबंध के बारे में ये ढांचा है? तो व्यक्ति और कार्य के मध्य के संबंधों के भी, मतलब मध्य के संबंधों का जो ढांचा है, और वो भी विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? संचालकों के द्वारा। क्यों किया जाता है? निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है ना। टोटल शॉर्ट में बोले तो औपचारिक व्यवस्था तंत्र एक ढांचा है ना। वो एक विधिवत ढांचा है। वो व्यक्ति और कार्य के मध्य के संबंधों का विधिवत ढांचा है, जो किसके द्वारा तैयार होता है? संचालकों के द्वारा तैयार होता है ना। और क्यों होता है तैयार? निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तैयार होता है। तो ये परिभाषा में ये अर्थ, ये वाला वाक्य आपको लिख सकते होने चाहिए, है ना। रैखिक व्यवस्था तंत्र तथा कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र जो हम पढ़ने जाएंगे, वो औपचारिक व्यवस्था तंत्र का ही एक प्रकार है, जैसे मैंने आपको समझाया था, है ना। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कार्य का दायित्व पूर्ण करने के लिए अधिकार प्रदान किया जाता है ना। कार्य को पूरा करने का दायित्व है, लेकिन दायित्व को पूरा करने के लिए उसके पास पावर तो होना चाहिए, अधिकार तो होना चाहिए। मेरे को बोला जाए कि भाई तुम्हें वहाँ से चाय लानी है,
है ना। लेकिन चाय लाने के लिए मुझे पावर तो देना चाहिए, पैसा तो देना चाहिए, वहाँ पे आने जाने का मतलब वाहन तो देना चाहिए। पावर होगा मेरे पास तो वो दायित्व पूरा करूँगा ना मैं। तो जितना भी दायित्व होता है उस हिसाब से उसको पावर भी प्रदान किया जाता है ना। तो पावर क्यों दिया जाता है, अधिकार क्यों दिया जाता है? दायित्व को पूरा करने के लिए है। कौन सा दायित्व? कार्य का दायित्व पूरा करने के लिए, है ना। तो व्यवस्था तंत्र में क्या होता है? कार्य का दायित्व पूरा करने के लिए अधिकार प्रदान किया जाता है। और अधिकार प्रदान करते समय अधिकारी और अधीनस्थ ये बातें सुस्पष्ट होती है ना। अधिकार जब प्रदान होते हैं तो अधिकार प्रदान करने वाले कौन होते हैं? अधिकारी होते हैं। और किसको करते हैं? अधीनस्थ को करते हैं। अधिकारी और अधीनस्थ ये बातें सुस्पष्ट होती है ना। यहाँ पे थोड़ा सा वाक्य में गलत है। अधिकार प्रदान करते समय अधिकारी और अधीनस्थ के बीच ये बातें सुस्पष्ट, यहाँ पे के बीच आएगा, के बीच ये बातें सुस्पष्ट होती है कि कितने अधिकार किसको कितना दिया है। अधिकारी ने अपने अधीनस्थ मतलब उसके नीचे वाला, उसको कितने अधिकार दिए और कौन से दायित्व पूर्ण, कौन से कार्य का दायित्व पूरा करने के लिए दिया है, वो सब सुस्पष्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बोल दिया तो हो गया, मतलब स्पष्ट होना चाहिए, पता होना चाहिए, दोनों को पता, देने वाले को भी पता होना चाहिए, लेने वाले को भी पता होना चाहिए, है ना। जैसे ही वो हाँ बोल, मतलब उसने हाँ बोला लेने वाले ने, तो इसका अर्थ ये वो दायित्व पूरा करने के लिए वो पावर को, वो अधिकार को स्वीकार करता है। ठीक है। उसके लक्षण क्या है? जैसे हमने परिभाषा में पढ़ा है ना, कुछ परिभाषा में पढ़ा तो वही उसके लक्षण आ जाएंगे परिभाषा में ही। तो वो एक औपचारिक ढांचा है ना। दूसरा अपरिवर्तनशील है। एक बार बोल दिया तो मतलब इन दोनों के मतलब व्यक्ति और कार्य के बीच में, व्यक्ति को जो कार्य दिया गया उसके बीच में जो दायित्व दिया, मतलब दायित्व और अधिकार उसके जो दिए हैं वो अपरिवर्तनशील है। मतलब उसके लिए तत्काल उसमें परिवर्तन नहीं आ सकता, जो कार्य दिया उसको करना है ना। अगर किसी को मैथ्स पढ़ाने के लिए दायित्व दिया है स्कूल के अंदर, तो उसका दायित्व है, तो उसका वो वहाँ पे वो जल्दी चेंज नहीं होता। वो उसको मैथ्स पढ़ाना है तो पढ़ाना है, पूरे साल के लिए पढ़ाना होता है ना। और अधिकार कौन किसको सौंपता है? निम्न वाला ऊपरी अधिकारी को सौंपेगा या उच्च से निम्न जाता है अधिकार सौंपने का कार्य? अधिकार सौंपना उच्च अधिकारी द्वारा किया जाता है और उसका स्थान उससे निम्न की ओर होता है। उसकी दिशा क्या होती है? उच्च से निम्न तक। ठीक है। जब औपचारिक व्यवस्था तंत्र के ढांचे का कद विशाल होता है, विशाल कद होता है मतलब बहुत बड़ा होता है ढांचा, ऐसे छोटा मोटा ढांचा नहीं होता है ना। उसके अंदर एक निश्चित संबंध होता है। मैंने आपको बताया था परिभाषा में, मतलब अर्थ में संबंध होता है। किसके बीच का संबंध होता है? वो संबंध कैसा होता है? वो संबंध क्या होता है? ढांचा मतलब विधिवत रूप से ढांचे की रचना होने से कर्मचारियों के मध्य संबंध निश्चित होते हैं। ये वहाँ पे अर्थ में भी वही बताया ना, व्यक्ति और कार्य के बीच मध्य संबंध स्थापित करने वाले विधिवत ढांचे को व्यवस्था तंत्र कहते हैं, तैयार किया जाता है। सूचना संचार होता है। हाँ, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर अधिकार देने वाला अधिकार दे रहा है लेकिन अधिकार प्राप्त करने वाला सुन नहीं रहा है उसकी बात, अधिकार प्राप्त करने वाले के पास सूचना पहुंच नहीं रही है, सुन नहीं रहा है वो, तो क्या ये मतलब ये ढांचा तैयार हो सकता है? अधिकार देने वाला दे रहा है, अधिकार पावर दे रहा है, हाँ, कार्य दे रहा है, कार्य सौंप रहा है ना, लेकिन वो सूचना प्राप्त करने वाले के पास सूचना पहुंच ही नहीं रही है, तो काम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाँ, इसीलिए सूचना संचार जरूरी है। सूचना संचार के लिए पहली सबसे प्रथम बात है, उसका सबसे पहला माध्यम है भाषा, है ना। अधिकार देने वाले की भाषा अलग होगी और अधिकार प्राप्त करने वाले की भाषा अलग होगी, तो वो अधिकार देने वाले का मतलब लेने वाले को पता चलेगा कि वो देने वाला क्या बोल रहा है, कौन से अधिकार दे रहे हैं, पता होगा? नहीं पता चलेगा। तो वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा?
एक मीडिएटर रखना पड़ेगा जो लैंग्वेज को चेंज कर, मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा ना। आजकल तो मोबाइल में वो उपलब्ध होता है, इसलिए उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता है जो भी माध्यम, मतलब वो आमने सामने मौखिक सूचना संचार भी हो सकता है, लिखित सूचना संचार भी हो सकता है। मौखिक में आप आमने सामने बोल के अधिकार दे सकते हो, फ़ोन के जरिए अधिकार दे सकते हो, है ना। मौखिक में क्या मतलब मौखिक में इस प्रकार से दे सकते हो। लिखित में क्या होता है, ईमेल के जरिए भेज सकते हो, पत्र के जरिए भेज सकते हो, है ना। अच्छा, व्हाट्सएप के जरिए नहीं भेज सकते, वो औपचारिक नहीं रहेगा, वो सोशल साइट है, इसलिए वो अनौपचारिक में आएगा। अगर व्हाट्सएप के जरिए सूचना को भेजोगे तो वो अनौपचारिक में चला जाएगा, लेकिन ईमेल के जरिए आप सूचना को भेजोगे तो वो औपचारिक में रहेगा। ठीक है, तो औपचारिक व्यवस्था तंत्र में मतलब सोशल साइट्स का उपयोग नहीं करना होता है, औपचारिक साइट्स का उपयोग करना होता है सूचना संचार के लिए। तो सूचना संचार भी औपचारिक मार्ग द्वारा ही होता है ना। मैंने बोला व्हाट्सएप से नहीं होता, व्हाट्सएप से वो अधिकृत नहीं कहा जाएगा उसको। औपचारिक सूचना संचार का कोई स्थान नहीं है, अनौपचारिक सूचना संचार का, औपचारिक नहीं लेकिन अनौपचारिक सूचना संचार का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, चलो अपरिवर्तनशील को वापस एक बार देख लेते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों का स्थान अधिकतर अपरिवर्तनशील होता है। जो प्रिंसिपल है वो लंबे समय तक प्रिंसिपल बने रहते हैं, जो चपरासी वो लंबे समय तक चपरासी बने रहते हैं, है ना। उसका स्थान लंबे समय के लिए अपरिवर्तनशील होता है। कर्मचारियों का स्थान एक बार सुनिश्चित होने के बाद कदाचित ही उसमें परिवर्तन होता है। हाँ, प्रमोशन मिल सकता है ना, लेकिन फिर भी वो उसके लिए भी बहुत लंबा समय लग जाता है। तो दूसरा प्रकार था, मैंने बताया अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। जैसे हम घर में बात करते, दोस्तों के साथ बात करते, गार्डन में बैठ के बात करते हैं, है ना, चाय की कैंटीन में बात करते हैं, है ना। ऑफिस का है, इकाई का है, धंधे का है, मतलब लेकिन मतलब समझ लो कि आपका जो भी बिजनेस है, फैक्ट्री है, कंपनी है, वो कंपनी के अंदर का जो कार्य होता है, अंदर जो बातचीत की जाती है वो औपचारिक है। लेकिन उसी धंधे के अंदर दोपहर को 12 बजे लंच का टाइम होता है और लंच के टाइम में सब लोग कैंटीन के अंदर खाना खाने जाते हैं, तो वहाँ पे जो बात करेंगे वो अनौपचारिक हो जाएगा। जैसे स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर जो आप बात करोगे वो औपचारिक हो जाएगा, लेकिन रिसेस के टाइम में जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के गप्पे मारोगे वो अनौपचारिक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हो सकता है कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र में कंपनी के अंदर 2 भाई है, सगे भाई है ना, लेकिन वहाँ पे वो एक जो है वो अधिकारी है और दूसरा है अधीनस्थ है। एक ऊपरी अधिकारी है, दूसरा निम्न अधिकारी है, उसके नीचे वाला अधिकारी है। तो वहाँ पे वो अपने बड़े, मतलब छोटे भाई है, बड़ा भाई है, जो भी भाई है, लेकिन अपने ऊपरी अधिकारी को अच्छे से ही पेश आना पड़ेगा सबके सामने। और ऊपरी अधिकारी उसको भी वहाँ पे अच्छे से ही पेश आना पड़ेगा, है ना। एक दूसरे के साथ वहाँ पे दूसरी बातें नहीं हो सकती, घरेलू बातें नहीं करेंगे वो लोग। धंधे के बारे में, मतलब बिजनेस, जो इकाई का जो कार्य होगा उसके बारे में बातचीत करेंगे वहाँ पे। लेकिन जैसे कैंटीन में एक ही टिफिन में से दोनों साथ में खाना खाने बैठेंगे, तब वो कैसे बात करेंगे, तब वो कैसे बात करेंगे, सिस्टमेटिक करेंगे या घरेलू बातें भी करेंगे कि मम्मी ने आज ये किया, भाभी ने आज ये किया, भाभी ने आज ये बोला था लेकिन ये सब्जी नहीं बनाई, दूसरी सब्जी बनाई। कैसी बातें होगी वहाँ पे, बताइए, बोलो बोलो। अनौपचारिक। वहाँ पे क्या था, किसके द्वारा तय किया जाता था औपचारिक, किसके द्वारा बनाया जाता था, रचा जाता था, संचालकों के द्वारा। लेकिन अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र किसी के द्वारा नहीं बनाया जाता, वो अपने आप बनता है ना। वहाँ पे निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के लिए कोई उद्देश्य होता है? हाँ, उद्देश्य नहीं होता, वैसे ही मित्र बन जाते, फ्रेंड बन जाते, ग्रुप बन जाता है ना। तो किसी भी सोचे समझे उद्देश्य के बिना
सामूहिक परिणामों में योगदान देने के लिए स्वयं रचित आंतरिक संबंध, वहाँ पे किसके द्वारा संबंध होते हैं? कार्य और कर्मचारी के बीच, व्यक्ति के बीच विधिवत संबंध बनते हैं, है ना। विधिवत संबंधों का ढांचा बनता है पूरा। संबंधों का कैसा ढांचा होता है? वहाँ पे विधिवत होता है, मेथडवत, है ना। लेकिन यहाँ पे स्वयं रचित आंतरिक संबंध होते हैं और उसका ढांचा होता है, लेकिन वो ढांचा विधिवत नहीं होता है, इसलिए खाली ढांचा लिखा है, संबंधों का ढांचा, अर्थात अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। समझ में आया? व्यवस्था तंत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों के मध्य अनिवार्य रूप से अमुक विशिष्ट सामाजिक संबंधों का विकास हो जाता है। अगर कोई भाई, दो भाई भले ना हो, लेकिन एक दो मित्र बन जाता है, वो सामाजिक संबंध है, मित्र बन गया वो। ये संबंध व्यवस्था तंत्र में प्राकृतिक या अनौपचारिक रूप से उत्पन्न होते हैं। वो धीरे धीरे साथ में काम करते करते प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो अपने आप उत्पन्न होता है, ये संबंध, है ना। ये ढांचा अपने आप उत्पन्न होता है, कोई संचालक नहीं बनाता है। इस संबंधों की स्थापना नहीं की जाती है, इसलिए औपचारिक व्यवस्था तंत्र की तरह इसका नक्शा नहीं बनाया जा सकता है। कौन किसके साथ दोस्ती करेगा, कौन किसके साथ दुश्मनी करेगा, ऐसा कोई पहले से नक्शा बनाया जा सकता है? नहीं। ठीक है, उसका रीज़न क्या होगा दोस्ती करने का या दुश्मनी करने का, इसका कोई नक्शा, कारण, रीज़न, नक्शा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, है ना। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई है। अगर औपचारिक व्यवस्था तंत्र होगा तभी अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र होगा। जब वो औपचारिक व्यवस्था तंत्र में वो साथ में काम करने बैठेंगे तब जाके वो अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र भी बनेगा, क्योंकि तब जाके वो कैंटीन में जाएंगे और वहाँ पे अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र पैदा होगा, है ना। औपचारिक व्यवस्था तंत्र में कुछ समय मतलब साथ में काम करेंगे तो मतलब एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वहाँ पे दोस्ती होगी या झगड़ा होगा, जो भी होगा, है ना। लेकिन ऐसे साथ में बैठेंगे नहीं तो औपचारिक व्यवस्था तंत्र बनेगा ही नहीं, तो अनौपचारिक बन सकता है। आप स्कूल में जाओगे ही नहीं तो किसी के साथ दोस्ती हो सकती है? अभी आपको लोग कोई स्कूल में नहीं जा रहे हो तो आपकी दोस्ती में या दुश्मनी में कोई बढ़ोतरी या कमी हो रही है? फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना। तो स्कूल में रोज जाते हो तो क्या होता है, दोस्तों को मतलब मिलते हो, बातचीत करते हो, मस्ती मजाक करते हो, तो अपने आप अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र रिसेस के अंदर बनने लगता है। तो इसलिए बोला है कि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र में से ही उत्पन्न होता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। पूरक क्यों है? कभी कभी ऐसी समस्याएं आती है कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र ठीक सही ढंग से नहीं बन रहा है, तब अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी कल परसों में शिवाजी सीरियल आती है ना, वुट में आती है, VOOT वुट में। तो वो वुट में शिवाजी सीरियल में देख रहा था कि हमें पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि राजा होता है तो राजा के बहुत सारे सिपाही होते हैं और बहुत सारे सेनापति के नीचे उप सेनापति, उसके नीचे बहुत सारे सेना होती है सैनिकों की। कुछ घोड़ेसवार होते हैं, कुछ मतलब अलग अलग प्रकार के। वहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, औपचारिक व्यवस्था तंत्र होता है, एक ढांचा होता है कि कौन किसके नीचे, किसी को किसका हुक्म मानना है, कि कौन से ग्रुप के ऊपर कौन सा है ना। उसकी एक सेना होती है। लेकिन शिवाजी ने कैसी सेना बनाई थी आप लोगों को नहीं पता होगा शायद। शिवाजी ने क्या किया था, ऐसी कोई औपचारिक तरीके से सेना नहीं बनाई थी। उसने प्रजा में से सेना को बनाया था, प्रजा में से सेना को तैयार किया था, है ना। लेकिन आम प्रजा में से जब सेना को उसने तैयार किया था तो वहाँ पे अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के जरिए धीरे धीरे उन लोगों को बुलाया गया था और बाद में वहाँ उसकी मतलब कहीं पे भी धीरे धीरे उसको बाद में धीरे धीरे ट्रेन किया गया और बाद में वो धीरे धीरे औपचारिक बनता गया। लेकिन जब अनौपचारिक नहीं होता है तो औपचारिक वहाँ पे काम आ जाता है। अगर औपचारिक ढंग से मैं आप सबको मैसेज नहीं भेज सकता कि भाई आप लोगों को मतलब इस टाइम पे ट्यूशन पे ये क्लास इतने बजे होगा, है ना। तो मैं आपको अनौपचारिक ढंग से आप लोगों को पहुंचा देता हूँ टाइम कि भाई आप लोग जो है जिनको मतलब जो है जिनको पता है वो अपने फ्रेंड लोगों को फ़ोन करके या मैसेज करके बता दीजिएगा। तो क्या हुआ, मेरे पास अगर सबका नंबर नहीं रहेगा तो
अनौपचारिक ढंग से आप लोग एक दूसरे के नंबर के साथ कनेक्टेड होते हो, फ्रेंड्स के जरिए, मतलब फ्रेंडशिप होने के जरिए, तो आप लोग वहाँ पे अनौपचारिक जरिए से सबको बता देते हो ना टाइम के बारे में। अगर मेरे पास मैं औपचारिक तरीके से मैं सबको टाइम के बारे में नहीं बता सकता कि कल छुट्टी रहेगी या कल कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, तो मैं आप जितने हाजिर होंगे उन लोगों को बोल दूंगा, 2-4 जनों को, और उसको क्या बोलूँगा कि बाकी सबको भी आप लोग फ़ोन करके या मैसेज करके बता दीजिएगा। तो आप लोग बताओगे वो कौन सा जरिया हो जाएगा? अनौपचारिक जरिया हो जाएगा। तो औपचारिक नहीं हो सकता, तो अनौपचारिक भी काम आ जाता है। इसलिए बोला है कि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। क्या है? पूरक। ठीक है। तो जैसे लक्षण में यहाँ पे दिया था और औपचारिक ढांचा दिया था, तो उसमें क्या आएगा? अनौपचारिक ढांचा आएगा, है ना। औपचारिक में लक्षण क्या था? दूसरा अपरिवर्तनशील है ना। लेकिन यहाँ पे मानव व्यवहार पर उस आधारित है, और सॉरी परिवर्तनशील है। तीसरा दिया है यहाँ पे परिवर्तनशील है। क्यों? अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में मित्र भी हो सकते हैं, और मित्र में से कब दुश्मन भी बन जाते हैं, कब मित्रता कम हो जाती है, कभी दुश्मनी कम हो जाती है, वापस मित्र बन जाते हैं। तो वहाँ पे अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र संपूर्ण रूप से परिवर्तनशील होता है। वहाँ पे कोई होद्दा नहीं होता, एक फिक्स होद्दा नहीं होता कि ये मेरा दोस्त, मतलब ये मेरा दोस्त। बस कर्मचारी कार्य के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित होता है, तब नए सिरे से नए मानव संबंधों में परिवर्तन होता है। अगर आपका कार्य अगर कहीं मतलब एक विभाग में से दूसरे विभाग में कार्य करने जाना पड़ा, तो वहाँ पे दूसरे दोस्त बन जाएंगे, दूसरे नए लोग मिल जाएंगे। अ क्लास में से ब क्लास में जाना पड़ा, 11वीं में मतलब 10वीं में से जब 11वीं में गए और आपने स्कूल, बहुत सारे लोगों ने स्कूल बदली, 12वीं में से जब कॉलेज जाओगे तो कॉलेज चेंज हो जाएगी, तो वहाँ पे नए लोगों के साथ दोस्ती हो जाएगी, है ना। तो औपचारिक व्यवस्था तंत्र अनौपचारिक परिवर्तनशील है। ठीक है। फिर यहाँ पे मानव व्यवहार पर आधारित लिखा है। इस प्रकार कार्य का व्यवस्था तंत्र मानव व्यवहार पर आधारित होता है। इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र मानव व्यवहार पर आधारित, मानव एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं उसके ऊपर आधारित होता है। एक समान मनोभाव, रुचि, मूल्य, शौक, आदत और मान्यता वाले व्यक्तियों के द्वारा औपचारिक ढांचे में अनौपचारिक समूह रचे जाते हैं, है ना। और औपचारिक ढांचा तो होता है, लेकिन उसके अंदर अगर समझ लो कि एक फैक्ट्री में अगर 20 लोग काम कर रहे हैं, तो 20 लोग में से भी 2 या 3 ग्रुप बन सकते हैं। समान विचार वाले अलग अपना अपना ग्रुप बना लेंगे, दूसरे समान विचार वाले अलग अलग अपना अपना ग्रुप बना लेंगे, है ना। जो भी वो लोग, कुछ लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते होंगे, वो सब अपना अपना ग्रुप क्रिकेट के बारे में बातचीत करते रहेंगे, तो वो सब अपना अपना ग्रुप बना लेंगे। किसी को पिक्चरों में इंटरेस्ट होगा तो वो सब अपना पिक्चरों की बातचीत करने के लिए उसका अलग ग्रुप बन जाएगा, है ना। कोई सिगरेट पीने वाले होंगे तो वो सब पान के गल्ले पे जाएंगे, तो वो सिगरेट पीने वालों का अलग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है। लेकिन जो नहीं पिएगा उसका ग्रुप अलग बनेगा अपने आप, क्योंकि वो लोग ग्रुप वहाँ पे जाएंगे ही नहीं पान के गल्ले पे। तो वो अनौपचारिक मानव व्यवहार पर आधारित होते हैं, अपने आप बनते रहते हैं, और उसकी मनोभाव, रुचि, मूल्य, शौक, आदत के हिसाब से, मान्यता से हिसाब से अपने अपने ग्रुप बन जाते हैं। सर्वव्यापी है, हर एक जगह पे होता है ऐसा। मतलब औपचारिक क्या कहाँ पे होता है? ऐसी कोई जगह पे होता है, मतलब फैक्ट्री है, मतलब इकाई है, स्कूल है ना, जहाँ पे वो लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, जो उसकी ड्यूटी होती है, पढ़ना है तो पढ़ने की ड्यूटी होती है, वहाँ पे औपचारिक होता है। अनौपचारिक तो हर जगह पे होता है। फिर अनौपचारिक सूचना संचार। अनौपचारिक सूचना संचार कैसे होती है? अनौपचारिक में बातें कैसे की जाती है, सूचना संचार कैसे होते हैं? हाँ, अनौपचारिक में तो मतलब ऐसा लिखित या मौखिक उसमें भी हो सकता है, लेकिन उसमें सोशल मीडिया का उपयोग होता है, वो भी अनौपचारिक सूचना संचार में आता है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इशारे करके भी अनौपचारिक सूचना संचार किया जा सकता है। इशारे करके, औपचारिक में इशारे होते हैं, चलते हैं इशारे, औपचारिक में इशारे नहीं चलते ना, कि चलते हैं वहाँ पे भी जासूस का कार्य होता है, तो वहाँ पे औपचारिक सूचना संचार भी होता है, और औपचारिक में भी इशारे चलते हैं। लेकिन ये अनौपचारिक की बात कर रहे हैं, तो अनौपचारिक में तो बहुत सारे तरीके हैं।
सूचना संचार के लिए। अधिकतर यह मौखिक रूप में होता है अनौपचारिक सूचना संचार, इसलिए इसमें वास्तविकता की तुलना में अभिप्रायों का प्रमाण होने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तविकता कम होती है, अभिप्राय कल्पना में मेरा मानना यह है कि ऐसा होगा। तो वो मेरा मानना है, मानना मतलब अभिप्राय, मेरे अभिप्राय से, अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, वास्तव में क्या है वो नहीं देखा जाता, मेरे हिसाब से क्या है वो देखा जाता है, या उसके हिसाब से क्या वो देखा जाता है ना। इसलिए अभिप्रायों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ये हाँ, लेकिन ये भी अलग चीज़ है कि अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में सूचना संचार अत्यंत तीव्र हो जाता है। फटाफट एक बात एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। तो इसके बारे में क्या हुआ था, एक फॉरेन के कोई व्यक्ति ने हमारे देश के कोई व्यक्ति को बोला, मतलब नेता को बोला कि आपके, अब की बात नहीं, आज से 10-15 साल पहले की बात है, कि आपके देश में तो सूचना संचार बहुत ही कम है। उस टाइम पे तो मोबाइल ये सब इतना बहुत नहीं था, है ना, सूचना संचार बहुत कम, मोबाइल भी नहीं था इतना। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बात करते हो, हमारे देश का सूचना संचार देखना है उसने देखते हैं। तो उन्होंने एक जगह पे बोल दिया कि गणपति जी दूध पीते हैं। क्या करते हैं? गणपति जी दूध पीते हैं। अरे बाप रे, इतनी तेजी से पूरे इंडिया में हर एक जगह पे, हर एक मंदिर पे, छोटे मंदिर हो चाहे बड़ा मंदिर हो, गणपति जी के मंदिर में हर एक जगह पे पूरे देश के छोटे छोटे गांव तक वहाँ पे बात फैल गई। फटाफट फोन, एक दूसरे को फोन कर के बात पहुँच गई। फोन था, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, है ना। मेरे घर पे भी फ़ोन आया था, तब जाके मेरे घर पे पता चला था, मैं छोटा था, है ना। तो सब मेरे मम्मी पापा से, मतलब वो मेरे मम्मी लोग भी मंदिर गए दूध पिलाने के लिए, मेरे पापा तो घर पे बैठे थे, मैं भी देखने के लिए गया कैसा है कैसा नहीं, मतलब सब दूध पीते, मतलब गणपति जी दूध पीते हैं। तो ये अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के जरिए ये पूरे इंडिया में बहुत ही तेज़ी से सूचना संचार कर दिया। कम्युनिकेशन बहुत कम था, तो ये कम्युनिकेशन बहुत जल्द तेज है, ऐसा हमारे देश के एक नेता ने ऐसा करके सिद्ध कर दिया। खाली उनको बताने के लिए हमारे देश का कम्युनिकेशन कम नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत स्पीड है, स्पीड वाला कम्युनिकेशन है, तीव्र है, ठीक है। तो क्योंकि उसको पता था कि अनौपचारिक सूचना संचार तीव्र होगा, औपचारिक तरीके से कहने जाएंगे तो सालों लग जाएंगे बात पहुँचते। हाँ, औपचारिक व्यवस्था तंत्र में हमने देखा था कि वो उसका साइज कितना होता है, उसका बहुत बड़ा होता है, विशाल कद होता है। जब भी इसमें कद कितना है, लघु कद है, लघु आकार लिखा है। ज़्यादातर अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का आकार छोटा ही होता है, छोटे छोटे ग्रुप होते हैं 5, 10, 15 व्यक्तियों के बीच में, क्योंकि यह व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है। यह सदस्यों के बीच की आंतरिक प्रक्रिया का परिणाम होता है। संख्या में बहुत सारे समूह होते हैं, परंतु आकार में बहुत छोटे प्रकार का व्यवस्था तंत्र होता है। एक फैक्ट्री में अगर 500 लोग कार्य कर रहे होंगे तो 500 लोगों का व्यवस्था तंत्र है वो बहुत बड़ा है फैक्ट्री का, वो औपचारिक है। लेकिन वो 500 लोग जब लंच में बैठेंगे तो 5-5, 10-10 के ग्रुप में बैठेंगे, वो छोटे बहुत सारे ग्रुप होंगे उसमें, लेकिन छोटे होंगे। वो अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में छोटे ग्रुप होते हैं। नियंत्रण का अभाव, उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता, मन चाहे ऐसे काम करते हैं, मन चाहे ऐसे बोलते हैं, मन चाहे ऐसे अपनी स्वेच्छा से कुछ भी काम, मतलब कुछ भी होता है वहाँ पे, कोई नियंत्रण करने वाला नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे कोई लीडर नहीं होता, सब समान होते हैं। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों की प्रवृत्ति पर विधिवत रूप से कोई नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। व्यक्ति स्वेच्छा से अपना तथा सहकर्मी का कार्य करता है, एक दूसरे का हेल्प भी कर देते बिना नियंत्रण के। औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है, वो तो हमने देखा कैसे औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। जब अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र नहीं होता तब औपचारिक नहीं होता तब अनौपचारिक काम आ जाता है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र से ही उत्पन्न होता है, इसलिए कहा जाता है कि ये बात औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। ऐसा नहीं, इसमें लिखा है ऐसा नहीं। जब औपचारिक व्यवस्था तंत्र से काम नहीं हो रहा है तो अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का उपयोग किया जा सकता है, इसलिए वो उसका पूरक है। ठीक है, समझ में आया आपको? औपचारिक और अनौपचारिक। रेखिक व्यवस्था तंत्र,
उसको जरा देखते हैं। रेखिक व्यवस्था तंत्र, उसका नाम क्या है? रेखिक, रेखीय। रेखीय मतलब रेखा, एक रेखा में। ये एक रेखा में क्या है ना? तो उसके लिए यहाँ पे अर्थ को हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको समझेंगे। रेखिक व्यवस्था तंत्र, व्यवस्था तंत्र का प्राचीन और सरल प्रकार है। मैंने बोला ना, एकदम सरल है, आसान है। सेना में इसका वर्षों से उपयोग किया जाता था, सेना में जरूरत था इसका उपयोग, इसलिए उसे सैन्य व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में अधिकार का केंद्रीकरण उच्च स्तर पर होता है। ये तो जरूरी है ना? उच्च स्तर वाले के पास सबसे ज्यादा अधिकार होता है। अधिकार का केंद्रीकरण उच्च स्तर पे होता है, मतलब सबसे ज्यादा अधिकार किसके पास होता है? सभी अधिकार कहाँ पे केंद्रित होते हैं? उच्च स्तर पर, मतलब उच्च स्तर पर सबसे ज्यादा केंद्रीकरण होता है ना? आकृति यहाँ पे उसी की दी गई है। ये जो स्ट्रक्चर दिया है, ये पूरा व्यवस्था तंत्र का ही स्ट्रक्चर है। व्यवस्था तंत्र ऐसा ही कुछ होता है। अधिकार और दायित्व का विभाजन सीधी रेखा में उच्च स्तर से तल स्तर की ओर किया जाता है। सीधी रेखा में मतलब यहाँ पे एक रेखा के संचालक मंडल जो है वो जनरल मैनेजर को अधिकार देंगे। जनरल मैनेजर मतलब ये उसके नीचे वाले उत्पादन विभाग, प्रबंध विभाग और विक्रय विभाग को देंगे। फिर प्रबंध विभाग वाले उसके नीचे प्रबंध अधिकारी और हिसाबी अधिकारी को देंगे। प्रबंध अधिकारी उसके नीचे लिपिक को देगा। लिपिक मतलब हमारा बोलते हैं ना क्लर्क, है ना? विक्रय विभाग वाला होगा तो उसके नीचे विक्रय अधिकारी को और विज्ञापन अधिकारी को आदेश देगा, अधिकार सौंपेगा। और विक्रय अधिकारी सेल्समैन को करेगा, कहेगा, और विज्ञापन अधिकारी अपने कर्मचारी को सौंपेगा कार्य, मतलब अधिकार सौंपेगा। इसी तरह उत्पादन अधिकारी जो है, उत्पादन विभाग जो है, उसके अंदर दो काम होता है। खरीदी का मतलब क्रय करने का कार्य, और दूसरा उत्पादन करने का कार्य। क्रय करने का कार्य अपने क्लर्क को, मतलब उसके जो खास खरीदी करने वाले व्यक्ति होंगे उसको देगा। उत्पादन अधिकारी अपने सुपरवाइजर के अधिकार देगा। सुपरवाइजर को फोरमैन को अधिकार देगा, और फोरमैन जो है वो श्रमिक को कार्य सौंपेगा। इस प्रकार से नीचे से ऊपर देखा जाए तो इसको एक रेखा में बोला जाता है, क्योंकि इसको अधिकार देने वाला ऊपर ही होता है। ये ऊपर एक ही होता है, ऊपर एक ही होता है, उसके ऊपर भी एक ही होता है, उसके ऊपर भी एक ही होता है, उसके ऊपर भी एक ही होता है ना? नीचे से ऊपर जाएंगे तो एक रेखा बन जाएगी, इसलिए उसको एक रैखिक व्यवस्था तंत्र बोलते हैं। ठीक है? इनमें ऊपर से नीचे